So my dear students, we are starting with part B of this chapter, exemptions, other small exemptions. उसमें का पहला है सेक्शन 10(2). एकदम लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल है, इसमें कोई भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए एग्जम्प्ट इनकम का। बात क्या हो रही है यहाँ पे, ये देखो, एचयूएफ जो होता है ना, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल असेसी है हमारे यहाँ पे, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन इनकम टैक्स। एंड क्योंकि एचयूएफ इटसेल्फ इज द असेसी, तो एचयूएफ का जो टोटल इनकम होता है फ्रॉम द फैमिली बिजनेस या फैमिली प्रॉपर्टी, कंबाइंड प्रॉपर्टी में से जो इनकम होता है, तो उस इनकम के ऊपर एचयूएफ खुद टैक्स भरता है। एचयूएफ पेड द टैक्स, उस इनकम को आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में पीबीटी बोल दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एचयूएफ विल पे द टैक्स, एचयूएफ टैक्स भर देगा बाय यूजिंग द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक स्लैब बोल दो आप, या तो बेसिक स्लैब यूज करके अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, वो स्लैब यूज करके आप टैक्स भर दोगे। उसके बाद जो नेट टोटल इनकम आता है, जिसको आप अकाउंट्स में पैट बोलते हो, पैट, दिस पैट विल बी डिवाइडेड टू द, दिस पैट विल बी डिवाइडेड अमंग द मेंबर्स। जो मेंबर्स है उनको ये पैट दिया जाएगा। मुझे बोलो, क्या मेंबर्स के हाथ में फिर से ये इनकम टैक्सेबल हो जाना चाहिए? नहीं। कॉमन सेंस है ना सर, एचयूएफ ने वो इनकम कमाया, उसके ऊपर एचयूएफ ने टैक्स भर दिया, आप मेंबर्स के हाथ में फिर से टैक्स कर दोगे, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसलिए मेंबर्स के हाथ में इस इनकम को रखा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2). में ये एग्जेम्प्ट हो जाता है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर फ्रॉम इनकम ऑफ एचयूएफ, इनकम अर्न बाय एचयूएफ इज असेसेबल इन हिज ओन हैंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, क्या लॉजिक है वो भी लिख दिया। In order to prevent double taxation of one and the same income, under section 10(2)(a) provide that the member of HUF do not have to pay tax in respect of the amount received by them from the family. The exemption applies only, the exemption apply only in respect of the payment made by HUF to the member. member होते हैं, member कोई भी हो सकते हैं, मेल मेंबर, फीमेल मेंबर, को पार्टनर, कर्ता, कोई भी मेंबर हो सकता है, आउट ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली और आउट ऑफ द इम्पार्टिबल एस्टेट बिलोंगिंग टू फैमिली, जो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है उसमें से आया होगा। तो ऐसे ही सिमिलर लॉजिक में हमारा जाता है शेयर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म 30% टैक्स भर देता है, पार्टनर्स के हाथ में प्रॉफिट एग्जम्प्ट हो जाता है। वैसे ही छोटे छोटे सेक्शन में भी जाता, डिटेल में बात नहीं करेंगे, छोटे छोटे सेक्शन में वैसे भी हमारे पास टाइम कम है, तो जो सेक्शन काम का होगा वही मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, जो काम का नहीं होगा मैं इसको स्किप करने वाला हूँ, ठीक है। 10BB, आपने भोपाल गैस डिजास्टर सुना है क्या आप लोगों ने? पहले हिस्ट्री में भोपाल गैस डिजास्टर, गैस लीक हुआ था बहुत बड़ा, हैव यू हर्ड अबाउट दैट? उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत सारे लोग हैंडीकैप हो गए थे, तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली उनके लिए कॉम्पेंसेशन निकाला। ऑब्वियसली अगर आपके घर में किसी की डेथ हो गई है और उसके बदले में गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपया दे रहा है, विल इट बी जस्टिफाइबल इफ गवर्नमेंट टैक्स दैट पर्टिकुलर 5 लाख रुपीज? टैक्सेबल होना चाहिए क्या? नहीं। नो। तो उन्होंने भोपाल गैस विक्टिम्स को जो कॉम्पेंसेशन दिया गवर्नमेंट ने, उसको एग्जम्प्ट कर दिया। सर आपने खाली भोपाल की बात की, नेचुरल डिजास्टर्स तो सारी जगह पे होते हैं। गुजरात में अर्थक्वेक आया था, महाराष्ट्र में अभी लास्ट ईयर फ्लड 2019 में फ्लड आया था, केरला में 2019 में 2020 में दोनों बार फ्लड आया था, और इस साल भी फ्लड आने के चांसेस बन चुके हैं, ठीक है। तो सर बहुत सारी स्टेट्स को तो ऐसे प्रॉब्लम होता है, वो पुलवामा में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था सर, पुरी में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो बहुत सारी चीजें हो गई थी, बॉम्ब ब्लास्ट से वो मिलिट्री पे अटैक हो गया था सर। तो ऐसे तो मैनमेड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं, उनकी फैमिलीज को जो पैसा मिलता है वो उसका क्या करेंगे? तो वो 10(10)BC में एग्जम्प्ट हो जाता है, ठीक है ना। कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर, इट कैन बी नेचुरल डिजास्टर, इट कैन बी मैनमेड डिजास्टर, तो वो भी यहाँ पे बात कर ली। सुकन्या समृद्धि स्कीम करके गवर्नमेंट का एक स्कीम है, आप लोगों ने सुना होगा, तो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्कीम जो है, अगर आपके घर में बेटी हो जाती है तो उनके नाम पे अकाउंट ओपन करो, उसके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करो, डिपॉजिट करोगे तो 80C में डिडक्शन मिलता है, और उस सुकन्या समृद्धि अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट अक्रू होता है वो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता। IFOS में पढ़ाऊंगा आपको। और जब विड्रॉल होगा पैसा, सुकन्या इस पैसे को जब विड्रॉ करेगी तो उसके हाथ में पैसा वो टैक्सेबल नहीं होगा, हमने एग्जम्प्ट रखा है, क्योंकि कॉमन सेंस है, हम लोग गर्ल चाइल्ड को प्रमोट कर रहे हैं। सर क्या गवर्नमेंट का कोई स्कीम है क्या सुकुमार के नाम से? तो बिल्कुल नहीं, हम लोगों को गवर्नमेंट निकम्मा समझता है, यूजलेस समझता है, हमारे नाम पे गवर्नमेंट ने एक भी स्कीम नहीं बनाया। बच्चा हो बॉयज हो तो आप लोगों को ऐसे ही जीना पड़ेगा, और बोलते हम कि सर पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, पता नहीं अभी सुकन्या को स्कीम बना दिया गवर्नमेंट ने, सुकुमार का कुछ नहीं है,
जाने दो। ये मेरी जिंदगी में मुझे तो कभी नहीं मिला, तुम लोगों को कभी मिला होगा एजुकेशनल स्कॉलरशिप, क्योंकि मैं तो डम स्टूडेंट था, आप लोगों को बता दिया, आई वाज ऑलवेज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। अपन तो कैसे कैसे करके पास होते थे। एंड स्कॉलरशिप तो दूर की बात है बहुत, ठीक है ना, वो रैंकर लोगों को, टॉपर लोगों को मिलता है। शायद आप में से कोई रैंकर टॉपर होगा तो अपनी जिंदगी में कभी स्कॉलरशिप मिला होगा अगर आपको, तो स्कॉलरशिप एग्जाम है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट करता है एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स को। अगर गवर्नमेंट आपको कोई अवार्ड देता है फॉर लिटरेसी, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक वर्क, गवर्नमेंट देता है, गवर्नमेंट, ठीक है ना, आपका कॉलेज नहीं। कल आपका कॉलेज अगर मुझे बेस्ट प्रोफेसर अवार्ड देगा और उसके साथ 10 लाख रुपए देगा तो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट मुझे देता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत रत्न, वो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसे जो अवार्ड मिलते हैं जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये जो बाल है ना इधर के, ये पकाने पड़ेंगे सोसाइटी का काम करते करते। एक दिन आएगा शायद आज के 25-30 साल बाद, क्या पता किसको अपने को अवार्ड मिल जाए, तो जिस दिन मिलेगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। जो मिलिट्री में लोग होते हैं जिनको महावीर चक्र मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है, वीर चक्र मिलता है, यहाँ पे यूजुअली उनकी डेथ होती है या वो लोग हैंडीकैप हो जाते हैं, और उनको या उनकी फैमिली को पेंशन देता है गवर्नमेंट, क्योंकि अभी वो लोग काम नहीं कर सकते। तो वो पेंशन ऑब्वियसली यार, सोल्जर है अब देश के लिए, उसने जान दे दी, अभी उसके ऊपर टैक्स थोड़ी ना क्या लगाएंगे, तो एग्जाम करके रखा है हमने। एनुअल पैलेस ऑफ फॉर्मर रूलर, राजा महाराजाओं का एक घर एग्जाम कर दिया उन्होंने। फॉर्मर रूलर मतलब एक्स रूलर, पहले जो राजा महाराजा थे हमारे देश में, वो बड़े बड़े पैलेसेस में रहा करते थे। पैलेसेस में शायद 4 बिल्डिंग हो, 5 बिल्डिंग हो, हम लोग गरीब लोग एक एक घर में रहते, वो लोग पैलेसेस में रहते। तो एक पैलेस उन्होंने एग्जाम कर दिया, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। कुछ इनकम्स ऑफ लोकल अथॉरिटी है जिसको एग्जाम करके रखा हुआ है लॉ ने। लोकल अथॉरिटी का एक इनकम मैं आपको पीजीबीपी में पढ़ाऊंगा। कुछ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस होती है, हम अगर किसी एसोसिएशन को डोनेट करते हैं, जैसे अभी आपने सीरम लैब के बारे में बहुत बार सुना होगा, क्योंकि अभी वो पुणे की जो लैब है जो कोविड के लिए मेडिसिन बनाती है, ठीक है ना, वैसे नेशनल लैबोरेटरी ऑफ इंडिया है। अगर आप किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन को अगर डोनेट करते हो, यूनिवर्सिटी को डोनेट करते हो जो साइंटिफिक रिसर्च करता है, तो उन इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे एग्जाम करके रखा है। और डोनर के हाथ में क्या होगा वो मैं सेक्शन 35 में बता दूंगा आपको। पीजीबीपी में 100% डिडक्शन हमको दिया गया है। इनकम ऑफ कुछ न्यूज एजेंसी को गवर्नमेंट ने एग्जाम करके रखा हुआ है, ठीक है। आगे चलता हूं, ये लोग थोड़े हमारे देश में कुछ ज्यादा ही फेमस है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट गवर्नमेंट, मोदी सरकार, ठाकरे सरकार, ओके। सर ये लोग ना हमारे देश के एम्प्लॉय होते हैं, स्टेट के एम्प्लॉय होते हैं, इनको सैलरी मिलती है, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते, बिकॉज दे डोंट मेंटेन एम्प्लॉय रिलेशनशिप। वो लोग अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, देश के सेवक है वो, प्रजा के सत्ता के सेवक है वो अपने आप को बोलते हैं। तो उनको जो सैलरी मिलती है ना वो टैक्सेबल जरूर है, लेकिन इनकी सैलरी जो है ना, सैलरी, ये सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होती, ये आईएफओएस में टैक्सेबल होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होती है, बिकॉज दे डोंट हैव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जैसे हमारे रेलवे के एम्प्लॉइज है या पुलिस के एम्प्लॉइज है या मिलिट्री है, दे हैव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एमपी एमएलएज आर नॉट हैविंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो उनको हमने आईएफओएस में टैक्स करना है। अच्छा, इन्होंने ना देश को बोला कि देखो हमारा भी सैलरी टैक्स होता है, जैसे आप लोगों का सैलरी टैक्स होता है वैसे हमारा भी टैक्स होता है, लेकिन इनको जो बड़े बड़े अलाउंसेस मिलते हैं ना, डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस, ये इन्होंने एग्जाम रख दिए। तो आप इसको याद रखना पड़ेगा, एमपी एमएलए का डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस जो लाखों में मिलते हैं इनको, वो उन्होंने एग्जाम करके रखे हुए। ऑब्वियसली यही लॉ मेकर है, अपने फेवर में लॉ तो बना के चलेंगे। उसके अलावा अभी छोटे छोटे और बहुत सारे अभी सेक्शंस आएंगे, कुछ काम के हैं कुछ काम के नहीं है, देख लो, खाली नाम देख लो। कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन है उनका टैक्स नहीं लगेगा। आर्म फोर्सेस के लिए अगर कोई हमने इंस्टीट्यूशन बनाया है, एसोसिएशन बनाया, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। वेलफेयर एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, वेलफेयर के लिए अगर हमने कुछ इंस्टीट्यूशन बनाया उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो स्कीम है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, एलआईसी को। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री का जो इंस्टीट्यूशन होगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इनकम ऑफ आईआरडी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये नया आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखो, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपने वो मूवी देखा क्या, उरी मूवी? हाँ उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में दिखाते हैं ना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बारे में दिखाते हैं कि हमने वहां पे जाके स्ट्राइक किया था, हमने पाकिस्तान के एक पर्टिकुलर गांव में अटैक किया था। तो बहुत सारी न्यूज एजेंसी ने बोला था कि आपको कैसे पता चला कि यहीं पे टेररिस्ट है,
ठीक है ना, ये पूछा गया था, इंक्वायरी भी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि आपने उस विलेज के ऊपर अटैक कैसे किया, हाउ डिड यू नो कि वही टेररिस्ट लोग ही है। तो उन्होंने बोला था एक प्रॉपर छोटे से गांव में एक ही जगह पे 250 प्लस मोबाइल एक्टिवेट थे। ऐसा हो नहीं सकता कि एक पर्टिकुलर घर में, बड़े घर में, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में 250 से ज्यादा मोबाइल एक्टिवेट होंगे, और उनका रिकॉर्डिंग्स वगैरह उन्होंने करके रखा था। ठीक है ना, वो आपने देखा है कि एक बर्ड के इसमें वो ड्रोन भेजते हैं, कुछ अलग अलग करते हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी यूज किया था ना, वो इन्होंने यूज किया था। वो जो टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को दिया था, वो इसने दिया था नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो मिलिट्री को, एयर बेस को हमारे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर फॉरेन की कोई गवर्नमेंट, रशिया की गवर्नमेंट, जर्मनी की गवर्नमेंट नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को अपना पेटेंट देती है कुछ नया डिवाइस बनाने का, तो एनटीआरओ अपना रॉयल्टी देगा उसको, फॉरेन की कंपनीज को, फॉर रशिया को, जर्मनी को, वो रॉयल्टी उनके हाथ में हमने एग्जाम कर दिया है। ठीक है ना, तो रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम एनटीआरओ इज एग्जाम्ड, याद रखो ये बात। प्रसार भारती जो दूरदर्शन है उसको एग्जाम करके रखा है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को एग्जाम करके रखा है, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल, इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड, फ्रॉम नहीं, इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड को हमने एग्जाम करके रखा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड पैसे कमा के शेयर होल्डर के हाथ में देता है, यूनिट होल्डर के हाथ में देता है, और यूनिट होल्डर के हाथ में अभी म्यूचुअल फंड हमने पूरा टैक्सेबल किया है। एक जमाने में 1035 में इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड एग्जाम हुआ करता था, वो जमाना चला गया। अभी इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड, इंटरेस्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अगर आपने कमाया तो आपके हाथ में पूरा टैक्सेबल है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को हमको टैक्स नहीं लगाना है। ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड करके कुछ है, वो भी एग्जाम है, ये दोनों उसी के बारे में है। डिपॉजिटरीज होती है कुछ, एनएसडीएल वगैरह, उनको एग्जाम करके रखा है गवर्नमेंट ने। देन एक कोर गारंटी सेटलमेंट फंड है, वो भी गवर्नमेंट का शेयर मार्केट के रिलेटेड फंड है, एग्जाम है। कुछ ट्रेड यूनियंस होती है, उनको एग्जाम करके रखा है। आपने सैलरी चैप्टर में सुना होगा, कुछ प्रोविडेंट फंड होते हैं, सुपर एन्युएशन फंड होते हैं, ग्रेचुइटी फंड होते हैं गवर्नमेंट के, अप्रूव्ड फंड जिसको हम बोलते हैं, उसको एग्जाम करके रखा है गवर्नमेंट ने। ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो इंश्योरेंस कराती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने एग्जाम करके रखा है। कुछ इनकम ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, जो बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, उनकी भी कुछ इनकम को हमने एग्जाम करके रखा हुआ है। ये इनकम टैक्सेबल, इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में, तो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सिक्किम करके जो स्टेट है हमारा, सिक्किम इज इंडिविजुअल, सिक्किम की कंपनीज नहीं, सिक्किम के इंडिविजुअल लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। सिक्किम इज इंडिविजुअल्स का इनकम हमने एग्जाम किया हुआ है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, वो बहुत ही बैकवर्ड है, अभी भी वहां तक हमने बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं पहुंचाई है। इनफैक्ट हम लोग सिक्किम के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बार बोला जा रहा था कि सिक्किम के लिए पिकनिक पे जाएंगे, वी विल गो ऑन पिकनिक। वहां पहुंचने के लिए हमें 5 दिन लगने वाले थे, मुंबई से कुछ 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। 8-10 साल पहले हमने डिसाइड किया था कि सिक्किम में पिकनिक ले जाएंगे, तो मुंबई से सिक्किम पहुंचने के लिए 5 दिन लगेंगे, और वहां से आने के लिए 5 दिन, और वहां पे 3-4 दिन रुकोगे तो आधे महीने का पिकनिक हो जा रहा था। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है वहां पे जाना, तो ऑब्वियसली उस जहां पे जाना आना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने सिक्किम में इंडिविजुअल्स को एग्जाम करके रखा है। महाराष्ट्रियन लोग टैक्सेबल है, दिल्ली के लोग टैक्सेबल है, गुजरात के लोग टैक्सेबल है, मध्य प्रदेश के लोग टैक्सेबल है, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, सारे लोग टैक्सेबल है। सिक्किम के लोगों को एग्जाम करके रखा हुआ है। जो भी वो सोर्स, जो भी वो बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, काम धंधा करेंगे और पैसा कमाएंगे इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, वो भी एग्जाम्प्ट है। और तो और सुनो, डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम, ये दुनिया में वो कहीं से भी कमाने दो, वो एग्जाम्प्ट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या टारगेट हुआ कि इनकम अर्न बाय सिक्किम इज ओनली फ्रॉम द स्टेट ऑफ सिक्किम इज एग्जाम्प्ट, आंसर इज रॉन्ग। सर सिक्किम में जो कमाया वो तो एग्जाम्प्ट ही है, उसके अलावा ये जो बाहर से कमाया वो भी एग्जाम्प्ट है। इसमें एक ट्विस्ट भी है, मजा आ जाता है ये पढ़ के। यहाँ के जो बॉयज लोग थे ना, यहाँ के जो मेल मेंबर है ना, इतने पॉजिटिव है ना अपनी लड़कियों को लेके, अपनी लेडीज को लेके। वो बोलते हैं कि अगर सिक्किम इज विमेन ने किसी नॉन सिक्किम में से शादी की, सिक्किम इज विमेन ने अगर किसी नॉन सिक्किम में से शादी की, तो आप सिक्किम में गए, आपको एक लड़की अच्छी लगी, आपने उसको प्रपोज किया, आपने शादी किया, तो अगर ये 1 अप्रैल 2008 के बाद हुआ है, तो ये लॉ तभी अमेंड हुआ था, 1 अप्रैल 2008 के बाद अगर हुआ है, तो वो जो नॉन सिक्किमीज विमेन है उसको अभी वो टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, उनको इंडिया में टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप वाइस वर्सा की बात करते हो, अगर सिक्किमीज मेन ने नॉन सिक्किमीज विमेन से अगर शादी की, सुनो, सिक्किमीज मेन ने
अगर नॉन सिक्किमीज विमेन से शादी की तो उसका एग्जाम्पशन उन्होंने रिटेन करके रखा है। तो दिस इज समहाउ आई फील यार ये तो गलत है, उन्होंने इनकमिंग चालू रखा है, आउटगोइंग बंद रखा है, ये तो गलत है। मतलब सिक्किमीज मेन हमारे लड़कियों से शादी कर सकता है लेकिन हम लोग वहां पे जाके शादी नहीं कर सकते। तो दिस इज समहाउ आई फील बैड। अच्छा ये डेट भी आपको याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन टारगेट होता है। मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूं तो थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ। बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन जा रहे हैं, उनको पढ़ के चलते हैं तो खत्म भी होते जाएंगे। मिस्टर या मेंबर ऑफ एचयूएफ रिसीव 10,000 एज हिज शेयर फ्रॉम इनकम ऑफ द एचयूएफ। आपको पता है ये इनकम ऑफ द एचयूएफ जो होगा वो ये कंप्लीटली एग्जम्प्ट है, फुल्ली एग्जम्प्ट है। अभी अभी हमने बात की ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये इंक्लूडेबल नहीं होगा। ठीक है, पार्टनर्स का भी एग्जाम करके रखा है उन्होंने। यहाँ पे कुछ कुछ एनआरआई वगैरह का इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा है, ये इंटरेस्ट इनकम ऑन एनआरई अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन में आता है। ये आईएफएस में बात करते हैं इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं किया था। ओके, एनआरई अकाउंट मतलब जो हमारे देश के एनआरआई लोग हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, वो फॉरेन करेंसी में अकाउंट मेंटेन करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि आप फॉरेन में हो फिर भी आप इंडिया में बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो हमने आपका इंटरेस्ट एग्जाम करके रखा हुआ है। कुछ रेम्यूनरेशन की बात है, सैलरी चैप्टर में हम इसको पढ़ लेंगे। ये एनटीआरओ का मैंने बता दिया, भोपाल गैस विक्टिम बता दिया। ये देखो यहाँ पे एक केस आ रहा है, कॉम्पेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर रिसीव्ड फ्रॉम लोकल अथॉरिटी बाय इंडिविजुअल और हिज लीगल हेयर इज टैक्सेबल। उसने बोला टैक्सेबल, बाबा कॉम्पेंसेशन मिलेगा तो टैक्सेबल। नहीं, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया कि डिजास्टर के लिए अगर आपकी किसी की मतलब घर में किसी की डेथ हुई है या कोई डैमेज हुआ है और लोकल अथॉरिटी ने आपको पैसा दिया है तो वो तो एग्जम्प्ट होना चाहिए। डिस्कस द करेक्टनेस, तो हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्यों? सेक्शन 1010 BC, any amount received or receivable as a compensation by an individual or legal heir on account of any disaster from central government, state government or local authority is exempt from tax. However, exemption is not available to the extent such individual and legal heir has already been allowed a deduction. आपने पहले किसी सेक्शन में डिडक्शन ले लिया होगा पीजीबीपी वगैरह में आपके लॉस का, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये बात हो गई यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। इधर गया सिक्किम, हाँ ये देखो आ गया सिक्किम। सेक्शन 1026 AAA सेक्शन भी देखो कितना भारी सेक्शन है। एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू अ सिक्किमीज इंडिविजुअल ओनली ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्यों सर? दो उसके इनकम एग्जाम्प्ट होते हैं, आपने ओनली नहीं बोलना चाहिए था। Exemption under section 1026 AAA is available to Sikkimese individual not only in respect of the said income but also in respect of income by way of dividend and interest on security. तो ये बात यहाँ पे हो गई उनकी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ना सीए इंटर के एग्जाम्पशंस खत्म हो गए, सीए इंटर के एग्जाम्पशंस खत्म हो गए। इसके आगे जो मैंने एग्जाम्पशंस लिखे हैं ना ये सीए फाइनल के हैं, तो सीएमए वाले लोग भी इसको ज्यादा सीरियसली लेके मत पढ़ो। कुछ कुछ उन्होंने सब्सिडीज वगैरह एग्जाम करके रखी है। Any subsidies received for growing and manufacturing tea in India, टी बोर्ड से आपको कोई सब्सिडी मिलती है ताकि आप जो माउंटेन के ऊपर जो प्लांट्स लगाए होते हैं आपके टी प्लांटेशन, उसको रिप्लेस करने के लिए आपको पैसा मिल जाए, थोड़ी मदद मिल जाए ताकि टी बिजनेस इंडिया का सर्वाइव हो जाए। तो टी सब्सिडी गवर्नमेंट ने एग्जाम की है। सर नॉट ओनली टी सब्सिडी, रबर, कॉफी, कार्डमम, अगर ऐसी कोई भी आपको सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट के रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से तो उन्होंने एग्जाम करके रखी है। गवर्नमेंट के कुछ ग्रांट्स एंड सब्सिडीज जो पावर जनरेशन की कंपनीज होती है उनके लिए भी एग्जाम करके रखा हुआ है। ऐसा छोटा छोटा उन्होंने पॉइंट यहाँ पे दुनिया भर का रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे आईएफओएस में, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फंड बनाया, एक म्यूचुअल फंड बनाया जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है। अगर आपने उस फंड की इनकम की बात की तो वो फंड का इनकम हमने एग्जाम करके रखा हुआ है। ओके, एक सेक्शन है जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में हमें पढ़ना चाहिए, पेट्रोलियम रिजर्व, अभी नहीं पढ़ा था मैं, आगे चलता हूं। सर यहां तक हमने बड़े बड़े एग्जाम्पशंस को कवर कर लिया। मैं अभी सेक्शन 10AA को पेंडिंग रख के कुछ क्वेश्चंस करा लेता हूं एग्जाम्पशंस के ऊपर। देखो आप लोग क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो क्या? टेस्ट योर नॉलेज। एग्जामाइन वेदर फॉलोइंग इनकम्स आर चार्जेबल। जब भी ऐसा सेंटेंस आता है ना चार्जेबल, तो आपका आंसर होना चाहिए टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल। ठीक है ना? कभी भी ऐसा सेंटेंस आता है कि डिस्कस द करेक्टनेस, तो आपका आंसर होना चाहिए करेक्ट नॉट करेक्ट। कभी भी वो बोलते हैं डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द सेंटेंस, तो आपका आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट इज वैलिड, स्टेटमेंट इज इनवैलिड। ट्रू एंड फॉल्स आप लोगों को पहले से पता है।
ठीक है ना। डिस्कस द अलाउबिलिटी करके अगर क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होना चाहिए अलाउड और नॉट अलाउड। अरविंद रिसीव 20,000 एज हिज शेयर फ्रॉम इनकम ऑफ HUF, तुम्हें बता दो टैक्सेबल और एग्जम्प्ट। exempt है। सर ये Taxable. 10-2 में अभी हम बात की एग्जम्प्ट है। मिस्टर जेवियर अ परमवीर चक्र अवार्डी was formerly in service of central government, received pension of 2,20,000 during the financial year। जल्दी बोलो, नॉर्मली पेंशन टैक्सेबल है सैलरी चैप्टर में, लेकिन परमवीर चक्र वाले का पेंशन Exempt. Not taxable. नॉट टैक्सेबल, एग्जम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 1,20,000 earned by a resident in India from land situated in Malaysia। Taxable. लैंड फॉरेन में ना। लैंड फॉरेन में फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है ना। रेंट ऑफ 72,000 received from letting out of agriculture land for movie shooting। टैक्सेबल है। Taxable. सर ये मूवी शूटिंग तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो ये देखो टेबल। अभी क्वेश्चन ना मुझे इसका ना आंसर करने का पैटर्न बहुत अच्छा लगा। आप देखो कि ये आंसर यूजुअली ना हम जब लिखेंगे ना तो हम लोग पैराग्राफ में लिखेंगे और पैराग्राफ में ना उसका इतना इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। और बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी इंस्टीट्यूशन ने ट्रू एंड फॉल्स जैसे क्वेश्चन को भी टेबल में डाला हुआ है। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, डू नॉट डाइल्यूट प्रेजेंटेशन इन एग्जामिनेशन। प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दो प्लीज, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, मेरी बात मानो यहां से आप लोग। तो ये देखो यहाँ पे टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल उन्होंने लिख दिया, मेन आंसर कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा या नॉट टैक्सेबल होगा वो लिख दिया, और उसके सामने रीजन। मतलब ऐसे भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, अच्छा प्रेजेंटेशन का पैटर्न है, आप लोग देख लो यहाँ पे रिस्पेक्टिव सेक्शन लिखे हुए, आंसर लिखा हुआ है। Examine the taxability of agriculture income and how will income be computed where individual derives agriculture and non-agriculture income। इन्होंने थ्योरी क्वेश्चन में पूरा एग्रीकल्चर टैक्सेशन पूछ लिया, जो भी हमने थ्योरी लिखी है ना एग्रीकल्चर इनकम की 3-4 पेज की, पूरा पूछ लिया। अभी देखने का कि कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है। ऑब्वियसली अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो मैं 5 पेज का आंसर नहीं लिखूंगा। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो मैं जितना शॉर्ट कर सकूं उतना शॉर्ट करना चाहिए। हाँ 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो ऑब्वियसली जितना लिख सकते हो उतना लिखो। तो इन्होंने पूरा लिखा हुआ है, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम, फिर वो नॉन इंटीग्रेशन का उन्होंने एग्जांपल लिखा हुआ है, फिर ये 35, 65, 25, 75, 40, 60, 40, 60 का पूरा एग्जांपल उन्होंने लिख दिया। फिर उन्होंने स्टेप्स भी लिख दिए कि कैसे टैक्स कंप्यूट करना है, दुनिया भर की चीजें थियोरेटिकल है, हो जाएंगी। वेदर इनकम डेराइव फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी इज टैक्सेबल। तो नर्सरी इनकम टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है, बताओ। Exempt. सर नर्सरी को एग्जम्प्ट रखा है क्योंकि नर्सरी को मैंने आपको बता दिया था कि ये नॉर्मली नहीं होता, नर्सरी नॉर्मली एग्रीकल्चर नहीं होता, लेकिन इसको डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर बोल दिया गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट ने डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर बोल दिया, हम तो गवर्नमेंट से बड़े नहीं है, पार्लियामेंट ने बोला है तो हमको फॉलो करना पड़ेगा लॉ में। फिर एग्जामाइन विद रीजन इन ब्रीफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब ऑब्वियसली इसका आंसर ट्रू और फॉल्स होगा, आप ही बता दो सच और झूठ का सामना। Exemption is available to Sikkimese individual only in respect of income from any source in Sikkim. True or false? Only word use किया, only. True or false? False. False. False ना, dividend और interest income भी तो exempt है। हाँ सर ये false हो जाएगा। Pension received by a recipient of gallantry award, वो परमवीर चक्र, वीर चक्र, who was a former employee of the central government is exempt from tax। बोलते हैं exempt है, पेंशन exempt है, बरोबर है? True. Yes sir, true है सर, true है। Mr. A, a member of HUF received 10,000 as his share from income of the HUF. The same is to be included, बोलता है same is to be included in a chargeable income। HUF से include करना है। False. सर ये false है, ठीक है ना। ये देखो false, true, false, ठीक है। अभी और एक छोटा सा सेक्शन है जो मुझे आप लोगों को पढ़ाना है,